नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या तेजस्वी मुस्लिमों से झूठा वादा कर रहे हैं, वक्फ कानून पलटना मुमकिन नहीं है, फिर कूड़ेदान में फेंकने की बात तेजस्वी क्यों कर रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि महागठबंधन में मुसलमानों को सीटें महज 12% दी गई। क्या तेजस्वी यादव को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि डिप्टी सीएम 2% आबादी वाले नेता हो सकते हैं, लेकिन 18% आबादी वाले के लिए कोई पक्की बात नहीं की गई है। तो दरअसल अब तेजस्वी यादव को लगने लगा है कि कुछ ऐसा बयान दो जो कि इमोशनल हो, और इमोशनल हो तो मुसलमान महागठबंधन की तरफ आएंगे और वो जीत में तब्दील होगी। पर क्या वाकई जो तेजस्वी कह रहे हैं वो बैकफायर कर रहा है? क्या कर रहा है? क्योंकि जरा सोचिए, एक कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई है और कहा जाता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि एक कानून जिसको स्टेट और सेंटर दोनों मिल करके चलाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सेंटर प्रिवेल करता है। मतलब केंद्र की सरकार जो चाहेगी वही होगा, राज्य सरकार जो चाहेगी ऐसा नहीं होगा। पर चलिए इस बारे में बात करते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि तेजस्वी यादव को ऐसा बोलना पड़ा। और तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये बोला, बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने कह दिया तेजस्वी नमाजवादी हैं। मतलब ये बयान एक्सप्लोड तो करना ही था, रिएक्शन तो आना ही था। रिएक्शन आना शुरू हुआ। पहले आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कहा और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आया, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको कूड़ेदान में तेजस्वी फेंकने का काम। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा, यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त। तो मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि अभी तक आपको लोग कहते हैं कि भाजपा से डरिए और हम लोग को वोट दीजिए, हमको जिताइए। गठबंधन वाले कहते हैं भाजपा से डरिए, हमको वोट दीजिए, हम लोग आपको भाजपा से बचाएंगे। जन सुराज ये कह रहा है कि भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े रहो, अपने बच्चों के साथ हक के साथ खड़े रहो। तादाद का चिंता तादाद का चिंता नहीं करना है। तादाद का अगर चिंता की गई होती तो इस्लाम धर्म नहीं होता। इसलिए हक के साथ खड़ा होइए, जो अच्छा आदमी है उसको जिताइए, भाजपा से मत डरिए, ऊपर अल्लाह से डरिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, तभी सुधार होगा। न तो भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके घर के आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। तो आपने सुना जनसुराज के सुप्रीमो, जी हां, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लालटेन में तेल की तरह मत जलिए। पर गंभीर सवाल यह उठता है जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या चुनावी मौसम में इस तरह के वादे किए जाते हैं जो कि जमीन पर उतार पाना संभव नहीं है? और अगर संभव नहीं है तो ऐसा सिर्फ पॉलिटिकल रीजन से किया जा रहा है? क्या मुसलमान अभी भी इस तरह के इमोशनल इश्यूज पर डर करके, या उनको लगेगा कि नहीं आरजेडी हमारी असली रहनुमा है, महागठबंधन ही हमारा असली रहनुमा है, इसलिए हम महागठबंधन को वोट करेंगे? होगा क्या? दरअसल आरजेडी की सोच कैसी है? आरजेडी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो क्या मान लिया जाए कि यह प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? ऐसा बाद में किया नहीं जा सकता क्योंकि कानून तो यही कहता है। तो आखिरकार आरजेडी क्यों ऐसा बोल रही है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं अलग अलग पार्टी से, हमारे साथ प्रवक्ता जेडीयू जुड़ रहे हैं
महेश दास जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजकुमार राजन जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता राजद, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नदीम अख्तर अंसारी जी जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और अनुकृति जैन, जन स्वराज पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आरजेडी के पास जाना चाहूंगा। उनके नेता ने बयान दिया है और इस बयान को वो कैसे देखते हैं? ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डॉक्टर राजकुमार जी, कि इसका जमीन से कुछ लेना देना है? इस बात का जवाब देने से पहले सोचना होगा कि क्या वक्फ कानून जो बनाए गए थे उसका विरोध इतना क्यों हो रहा है? क्या अल्पसंख्यकों को धर्मनिरपेक्ष देश में अपने अधिकार की सुरक्षा करने का अधिकार उनके पास नहीं है? क्या जो उनकी धार्मिक आस्था है, डॉक्टर राजन, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। मैं चाहता हूं प्लीज बी स्पेसिफिक। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को कूड़े में डाल सकती है? खास तौर पर उस तरह का कानून जो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जो मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई किया हूं, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ऐसे केसेस में आर्टिकल 256 कहता है कि जब कभी भी केंद्र और राज्य की टकराहट होगी, केंद्र प्रिवेल करेगा, उस कानून को आपको मानना पड़ेगा। 2029 तक तो मोदी जी हैं ना, कैसे कूड़े में डालेंगे? जरा ये समझा दीजिए, या 29 के बाद करेंगे, यही बता दीजिए। पंकज जी, देखिए, इस देश में कृषि कानून लागू हुआ था और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री थे। क्या उस कानून को पलटा नहीं गया? क्या लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जो कानून लागू हुआ था उसको जनता के विरोध के आगे सरकार को झुकना नहीं पड़ा? आम जनता का ख्याल रखते हुए कानून में बदलाव नहीं करना पड़ा? ये तो उदाहरण है डॉक्टर राजन। ये तो चुनाव से पहले ही पंजाब हरियाणा के दबाव में खुद मोदी जी ने पलट दिया था। आपको कूड़ेदान में फेंकने की नौबत नहीं आई थी, उस समय जरूरत नहीं पड़ी थी। मैं समझ सकता हूं आपका पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकता है। 12% आपने टिकट दिया है, आप ही कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 18% वाला कह रहा भाई 2% को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो और हमको तुम कह रहे हो कि तुम पीछे बैठो, देखेंगे बाद में। नाराजगी उस वजह से, और जब आपको पता लगता है तो आप कहते हैं कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बिल, क्योंकि आपको मालूम है ये मुसलमानों के लिए इमोशनल इश्यूज है और उसको आप फिर से बुनाने में लगे। मैं अपने दूसरे प्रवक्ता के पास जाता हूं, आऊंगा आपके पास, सफिशिएंट टाइम है, आप जरूर बोलिएगा। मैं जनस्वराज की प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। अनुकृति, आरजेडी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखती हैं? क्या यह संभव है? क्या अनम्यूट करिए। तेजस्वी जी जब बात करते हैं और खुद को थर्ड पर्सन में एड्रेस करते हैं कि तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी ऐसा करेगा, यहीं से प्रॉब्लम हमारी सिर्फ नहीं, पूरे बिहार की प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है। इतनी ज्यादा डिक्टेटोरियल बातें जो उनकी भाषा में भी झलकती हैं। अब कल उसका एक हमको दूसरा मिसाल हमको मिल गई उसकी, जब वो इस तरह से कह रहे हैं तो सिर्फ ये कानून का अपमान नहीं है, ये अपमान है मुसलमानों का भी, जिनको वो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि इस तरह की छोटी सी रेवड़ी जैसी बात बोल देने से इमोशनली वो लोग उधर आ जाएंगे। अभी देखिए MY समीकरण कर करके उन्होंने मुसलमानों को डरा के रखा हुआ है, वो एक्चुअली YM समीकरण है। कितने ज्यादा मुसलमान कैंडिडेट्स इस बार भी हैं ये भी देख लिया जाए। हार्डली, मतलब हम लोग नए खड़े हुए हैं अभी जन्म के, हमने 40 सीटें दे दी हैं, 40 कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि 18% की अगर आबादी है, उसमें जो लिटरेसी रेट है मुसलमानों की, जो अर्बन पॉवर्टी रेट है, वो 50% से ऊपर है पॉवर्टी रेट, लिटरेसी रेट 40% से कम है। यहाँ पे आपका जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों में वो इतना ज्यादा है। इन सब मुद्दों पे बात ना करके, स्वरोजगार मुसलमानों के पास सिर्फ होता है, सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इन सब बातों पे ना बात करके आप वक्फ बोर्ड पे बात कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा मतलब ही यही है कि आप लुभावने वादे कर रहे हैं। ये एक भाषा जो है बहुत ट्रिगर करने वाली भाषा है कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये भाषा इन इट सेल्फ ऑब्जेक्शनेबल है।
इनको लग रहा है कि ये इस तरह से लोगों को रिझा देंगे, उनका खून खौल जाएगा। पर और अनुकृति ऑब्जेक्शनेबल है या आपसे डर है? असुद्दीन ओवैसी से डर है? किससे डर है? क्योंकि आप लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि आप ही दोनों पार्टी ऐसी पार्टी हैं जो कुछ ना कुछ वोट छीन लीजिएगा। अगर इस तरह की बात प्रशांत किशोर करते रहे कि भाई अपने हक के लिए खड़ा होइए, किसी से मत डरिए, अल्लाह से डरिए, तो ये भी ऐसी इमोशनल बातें हैं जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप आंखें खोलने की बात कर रहे हैं, और वो भी भावनात्मक बातों के जरिए। जी आप थैंक यू, आपने ये बात कही कि आंखें खोलने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही। पहले तो हम लोग किसी को यहाँ डराने के लिए नहीं आए, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर एक इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने बिल्कुल सीना ठोक के कहा कि मुसलमानों की जरूरत सत्ता परिवर्तन करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स तो मैनेज हो जाएगा। मुसलमानों की जरूरत है कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। ये बात कह रहे हैं जनसुराज वाले और प्रशांत किशोर लगातार। और डर इन लोगों को इसलिए लग रहा है कि इन लोगों ने काम नहीं किया है। अगर ये लोग काम कर रहे होते तो 50% पॉवर्टी रेट, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं होती ना मुसलमानों की पूरी पॉपुलेशन। इधर उनकी लिटरेसी रेट, उनका ग्रेजुएशन लेवल सब ऊपर होता। तो डर इनको अपने इनएक्टिविटी से, अपने पैसिव होने से लग रहा है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। क्या अंसारी साहब डिप्टी सीएम खुल करके बोल नहीं पाए कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, इसलिए तेजस्वी को ऐसा कहना पड़ रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी कूड़ेदान में फेंक देंगे? आपको भी पता है जो मामला कंकरेंट लिस्ट में होता है उस पे तो केंद्र जो चाहेगा वो कानून आपको पालन करना होगा। फिर इस तरह के बयान का क्या मतलब है? अंसारी साहब देखिए, अभी आपके पूरे डिबेट की ही अगर हम बात करें तो बार बार एक बात निकल के आई, मुसलमानों को डराना। मुसलमान ना पहले कभी किसी से डरा है, ना आज डर रहा है, ना कोई भी एक मुसलमान जब तक इस धरती पे जिंदा है तब तक किसी से डरने वाला है। अब आप जिन बातों को लेकर के आ रहे हैं, अभी हमारे राजद के भाई ने आपको बताया कि केंद्र सरकार एक नहीं कई एक ऐसे मुद्दे पे केंद्र सरकार यू टर्न ली है। तो अगर आज जिस बिल को सरकार लाई, जिस मकसद से लाई, वो मकसद मुसलमानों के ऊपर कम आयद होना था, उसका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन उनके जो 80 और 20 की बात करते हैं, तो मुसलमानों को जो बिल लाते हैं उसमें मुसलमानों का लेना देना कितना होगा कितना नहीं होगा, इससे ज्यादा भाजपा का लेना देना होता है। वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, वो एक समुदाय को, एक जात को, एक वर्ग को खुश करने के लिए मुसलमानों के ऊपर ऐसी बात करती है। आप बताइए कि 3 तलाक का बिल आया, मुस्लिम को छोड़ करके किसको उससे क्या इफेक्ट पड़ा? लेकिन खुश पूरा हिंदुस्तान हो रहा है। 80% जिसको कहते हैं, योगी साहब खुल के कहते हैं ना कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं, तो उनके ऊपर यह कभी सवाल नहीं उठाया गया कि उन्होंने 20% के ऊपर क्यों इस तरीके से टारगेट करके बात की। अब जो बात कही गई है, वक्त बिल जब लाया गया था, डे 1 से पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन उस बिल के खिलाफ था। हमने जितनी भी अमेंडमेंट जेपीसी में, हमारे ही दबाव में सरकार को जेपीसी में उसको भेजना पड़ा था। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जो चीजों, जिन बिंदुओं को ऑब्जेक्शन किया गया, सरकार ने वन साइडेड होकर अंसारी साहब बिल थोपने का काम किया। अब देखिए, मैंने तो आपकी हर बात मान ली। छोटा सा सवाल पूछा है, 2+2 क्या होता है? वो 4 ही हो सकता है। अब आप उसको 5 कर दें, 3 कर दें। नहीं, मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछा है, सीधा सवाल। अंसारी साहब, आप जो कह रहे हैं आपसे सहमत हूं। आप मुझे ये भी मुझ पे भी आरोप लगा दें कि आप भी ऐसे मुद्दे क्यों लाते हैं। आप कह दीजिए कि आप ऐसे मुद्दे क्यों लाते हैं जिसका जवाब देना हमें मुश्किल होता है। आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, हमें बुरा नहीं लगेगा। पर मैं आपसे सीधा सवाल, अंसारी साहब सीधा सवाल, जब तक केंद्र में सरकार आपकी नहीं होगी आप कूड़े में फेंक सकते हैं क्या? मैं बस आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए, यही मैं कह रहा था कि बिना केंद्र में रहते हुए हम लोगों ने जातिगत जनगणना की बात की। आपको पता है कि पार्लियामेंट में एनडीए के सारे सांसद पानी पी करके कह रहे थे कि ये नहीं होगा। हमने कराया ना, उन्हीं की सरकार से हमने कराया ना। तीन कानून, जो काले कानून किसानों के विरोध में लाया गया था, किसानों को दबाने कुचलने और उनको नाना
क्या क्या बातें कही गई, तो 3 कानून को भी तो वापस लिया गया ना, कृषि कानून जो बिल का किसान का कानून था। तो इसी तरीके से हम सरकार में आएंगे तो निश्चित ही केंद्र में बदलेंगे, और अगर नहीं आएंगे भी तो भी हमारे इंडिया गठबंधन के अंदर हमारे आदरणीय नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी के अंदर ये मादा है कि वो उसी सरकार से उन चीजों को पलटवा सकते हैं। उन्होंने पहले दिखाया है और आगे भी इसकी संभावना से कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। आपने तो विरोध बहुत सारे कानून का किया है, पर वो पलट गया क्या? आपने ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया था, नहीं पलटा। देखिए, उनको पॉलिटिकली लगने लगा कि सूट नहीं करता है, तो कृषि बिल उन्होंने पलट दिया। उसमें आप विरोध कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये है बहुत सारे कानून है। आप बताएं तो मैं सब एक लाइन से बता दूं। पर सवाल यही है कि राजनीति में महेश दास जी, ये जो वक्फ बिल कूड़े में फेंक देंगे, ये महज राजनीतिक बयान और खास तौर पर इमोशनल बयान के अलावा कुछ दिखाई पड़ता है आपको? पंकज जी, आपको भी पता है कि जब वक्फ बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा गया था, तो वही राष्ट्रीय जनता दल है जो एक सुझाव तक नहीं दे पाया। और आज जब मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगा, तो ये कहते हैं कि हम उसको कचरा में फेंक देंगे। अरे भाई, आप कैसे फेंक दीजिएगा? आप तो SIR का जब बिहार में राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे थे, तो उस समय भी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, बिहार में चुनाव है, विधानसभा। हाँ, बोलिए बोलिए। मंत्री बना रहे हैं, फेरी लाल का हसीन सपना है ना पंकज भाई, ये इसी टाइप का इनका है। इनको कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के लिए जो ज्वाइंट नहीं दे सकता है, वो कितना सीरियस है इस बिल को लेकर के, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमान समुदाय कहने लगा कि आप 14% हैं, 2% वाले को आप दे रहे हैं, तो हम तो 17-18% हैं, हमको क्यों नहीं दीजिएगा? तो मुस्लिम समुदाय इस चीज का जब आवाज उठाया, तो इनको लगा कि एक इमोशनल कार्ड फेंका जाए। आप भी समझते हैं कि इस बिल को तेजस्वी यादव जी की, अगर मान लीजिए कि इनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना सरकार बन भी जाता है, तो कैसे कर देगा? केंद्र के जो अधीन कानून बनता है वो तो पार्लियामेंट ही वापस कर सकता है। इन लोगों का जिस तरीके से मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया जाता है, अब बंधुआ मजदूर के तरह मुस्लिम समुदाय मुसलमानों को हसीन सपने दिखाए हैं। जब आप दूसरे के ऊपर कहे डिप्टी CM, आप ही बताइए कि 20 साल से आप बीजेपी के साथ रह करके बिहार में सरकार बना रहे हैं, आप क्यों नहीं मुस्लिम डिप्टी CM दे पाए? आपको क्या दिक्कत थी मुस्लिम डिप्टी CM देने? किसने आपको रोका था? सुनिए ना, सुन लीजिए ना, एक मिनट। आप कांग्रेस के प्रवक्ता है ना। 1989 में इसी बिहार में आपकी सरकार थी, भागलपुर दंगा याद है ना? यही कह रहे हैं कि आप लोगों को बिहार में दंगा, और केंद्र में जब आप बात कीजिएगा तो आप ही की बीजेपी के, अरे आप बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर आपने सुना होगा। आप बिल्कुल उनके साथ उनके रंग में रंग गए हैं। जब केंद्र में कोई बात होती है तो मोदी जी कहते हैं नेहरू जिम्मेदार। आपका अपना 20 साल और केंद्र का 11 साल आप लोग जिस तरीके से कुशासन इस देश और प्रदेश में फैलाया है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो आप पीछे चले जाते हैं और जाकर के उन बातों को लेकर के आते हैं जिनका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में देना देना नहीं होता। देखिए एक सेकंड, मतलब मुझे लगता है वन एट ए टाइम बोले तो ज्यादा सही होगा। देखिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, एक बात तो सच है ना कि मुस्लिम को लेकर के राजनीति तो देश में लंबे समय से चल रही है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, चाहे वो प्रो मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, चाहे एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स हो, सेंटिमेंट्स भड़काने की कोशिश जरूर की गई है या उनको अपीज करने का पॉलिटिक्स जरूर किया गया। इस बात से आप प्रवक्ता कांग्रेस, एक फर्क यहाँ पे पंकज जी मैं बस वही छोटी सी एक बात बोलना चाहूंगी। यही फर्क यहाँ की राजनीति तो अपनी तरफ है, लेकिन जो सोशल और कल्चरल हालात हैं हमारे राज्य में, स्पेशली मुसलमानों के, वो बाकी देश से भी बहुत ज्यादा बदतर है। तो इसलिए जब यहाँ पे राजनीति शुरू होती है ना, तो ऑलमोस्ट निर्दयी हो जाती है। सबके हालात बदतर हैं, सबके हालात बदतर हैं। नहीं, ज्यादा बदतर। देखिए इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है?
मैं डॉक्टर राजन से पूछना चाहूंगा, दरअसल ऐसे समय में इस तरह का स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि 40 ऐसी सीटें हैं जहां 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, 20 ऐसी सीटें हैं जहां 20 से 25% मुसलमान हैं, और कुल मिलाकर के कहा जाए तो 243 विधानसभा में 60 से 70 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम अहम फैक्टर है। और आपको लगता है कि अहम फैक्टर, पहले तो आप ही एक विकल्प थे, अब जनसुराज भी कूद रहा है, अब MIM भी कूद रहा है, MIM आपको पानी पी पी के गाली दे रहा है, जनसुराज भी बहुत तरह की बातें कर रहा है जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट नहीं है, और इसलिए आपको लगता है कि और कोई विकल्प मिल रहा है लोगों को, या कुछ वोट इधर से उधर हो गया तो ठीक उसी तरीके से स्थिति हो जाएगी जैसे 2020 में हुआ था। डॉक्टर राजन, वजह यही है ना पॉलिटिक्स करने का, कुछ और तो है नहीं? देखिए पंकज जी, जनस्वराज की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जिसकी हैसियत अपने कैंडिडेट को नॉमिनेशन कराने की नहीं है, वो बिहार के अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उसके अच्छाई की वर्णन कर रहे हैं। पहले चुनाव में तो आ जाएं, ठीक से नॉमिनेशन तो करवा लेते। बीजेपी की बी टीम की हिस्सेदारी बनी हुई है और वहां से अल्पसंख्यकों को खड़ा किया गया है जो विपक्ष को हरा पाए। ये बिहार की 14 करोड़ जनता जानती है, समझती है, उसको अच्छे से यह पता है कि यह क्या करने जा रहे हैं। उनकी बात मैं नहीं करूंगा। दूसरी बात, जो सत्ताधारी पार्टी है जो 20 सालों से सरकार में है, वक्फ व वोट के कानून पर उनकी राय कितनी असमंजस थी पूरे देश ने देखा है। कोई क्लियरिटी विजन नहीं था। माननीय एनडीए अभी तक तो माननीय मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं उनका तो चीफ मिनिस्टर की घोषणा नहीं कर पाए। वो पार्टी, देखिए जेडीयू पार्टी का भविष्य जो है आने वाले समय में एकनाथ शिंदे बनेंगे, ये क्या होगा, उनके भविष्य आधार में लटका हुआ है। आप जानते हैं कि जेडीयू में 2 भाग बटा हुआ है। एक भुजा पार्टी है, जो भुजा पार्टी बीजेपी से मिली हुई है, वो नियम कानून कायदे इस तरह से बना रहे हैं, पार्टी के अंदरूनी चीज कर रहा है। एक समता पार्टी है जो सोशल जस्टिस की बात करती है, उसको साइडलाइन किया गया है। तो ये तो अपने अंदरूनी आंतरिक कला में इतना फंसा हुआ है, इस कला से बाहर आना इसके लिए संघर्ष का कारण है। और वो की बात कर रहे हैं, दिया गया था आपके ही प्रधानमंत्री जो हैं उनकी परिवार की बात किया, दूसरे परिवार के, आपको डीएनए के ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया, आप किस तरीके से भाजपा के साथ चले गए थे? प्रधानमंत्री तो अंसारी साहब आपके भी हैं, डीएनए पर कहा गया, नीचे दिखाया गया था, प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, उठ के वहां से भाग के मेरे पास आए कि बचा लीजिए। प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, हम सबके हैं, और प्रधानमंत्री तो हम सबके हैं, बिल्कुल सबके हैं। अरे 20 सालों से आप बिहार में सत्ता पर हैं, लगभग 18 साल तो राजद वालों की भाषा लगता है एक किताब से पढ़कर आते हैं। 11 साल से डबल इंजन की सरकार है। सामने वाले को अपनी तथ्य तो है नहीं इनके पास, राजनीति क्यों नहीं आप ऐसे कानून बनाए कि उसके शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक गतिविधि सुधर सके? कर दो, यही आता है इन लोगों को। तो ये तो आप कर नहीं पाए। बिहार के साथ बिहार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों की स्थिति है, वह किसका देन है? 20 साल से सत्ता में है, क्यों नहीं कर पाए? आज बताइए, बिहार में पड़े हुए हैं और मुद्दों से दरकिनार करके वक्फ बोर्ड पर तेजस्वी जी ने इसलिए कहा कि एक समुदाय हमारा अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी सुरक्षा जरूरी है, उसकी स्वायत्तता, क्या धार्मिक स्वायत्तता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? क्या धार्मिक स्वायत्तता नहीं होना चाहिए? हमारा कंट्री धर्मनिरपेक्ष स्टेट है, उसकी सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए। अगर उनके ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसका एक ठोस कारण है। उनकी जो संशोधन है, उस संशोधन में उसकी स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है। उस स्वायत्तता को बचाने के लिए अगर हम कह रहे हैं कि कानून हम बिहार में सरकार लागू होने नहीं देंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर एक डेटा मैं रख रहा हूं, 1 at a time, हमारे डिबेट में लड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपनी बात रखिए। आपके समर्थक, आपके चाहने वाले और जो आपको नहीं चाहते हैं, वो भी आपकी
बातों को सुन करके आपके तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बातें बड़ी मजबूती से रखिए। मैं एक डेटा रख रहा हूं और उस डेटा को देखते हुए बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। अब देखिए, एमएलए की अगर हम बात करें तो 2000 में 25 एमएलए थे, मुसलमान एमएलए। 2005 फरवरी में 24 थे और अक्टूबर में 16 हो गए। 10 में 19 थे, 15 में 24 हो गए और 2020 में 19 हो गए। अगर आप कह सकते हैं बीजेपी टिकट नहीं देती है, मैं मानता हूं आपकी बात, बीजेपी टिकट नहीं देती और उनके प्रवक्ता तो खुल के कहते हैं आप वोट नहीं देते हैं, मुसलमान वोट नहीं देता, हम टिकट नहीं देते हैं। पर अंसारी साहब, आपसे यह पूछना चाहेंगे कि ठीक है, आप ही है ना ये कहने वाले, आप क्रेडिट ले रहे हैं, पता नहीं, जबकि आपकी पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था मंडल कमीशन का। राजीव गांधी का उतना लंबा भाषण सदन में सुना नहीं गया था, लेकिन अब आप अपने को कहते हैं पिछड़े अति पिछड़े का हम चैंपियन हैं, हम मान भी लेते हैं, इस पे हम कोई डिबेट करना भी नहीं चाहते। पर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सवाल तो इसलिए उठ रहा है ना, और आप दबाव में इसलिए हैं क्योंकि आप ही जोर जोर से कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो 18% वाला डिप्टी सीएम क्यों नहीं, ये भी बात उठती है। फिर ये उठता है कि 13% वाली आबादी जो यादव है वो 66 सीट पे लड़े और 18% 17.7% वाली आबादी जो मुसलमानों की है वो सिर्फ 30 सीट पर लड़े। मुसलमान के अब कई सारे युवा ये सवाल करने लगे हैं और इसीलिए एमआईएम के लिए, जनसुराज के लिए स्कोप दिखने लगा है, क्योंकि जनसुराज भी बात कर रही है और अगर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगी, मुसलमान उसको भी राम राम कर देंगे, और यही बात अगर एमआईएम करेगी उसको भी नमस्कार कर देंगे, खुदा हाफिज कर देंगे। आपको नहीं लगता कि ये चूक महागठबंधन से पिछले कई सालों से हो रही है अंसारी साहब, या आप मजबूर हैं बीजेपी के सामने? आपको लगता है मुसलमान को ज्यादा टिकट देंगे तो हार हो जाती है, क्योंकि बाकी सारे जाति के लोग वोट नहीं करते हैं, यहां तक कि यादव नहीं करता है। क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस मजबूती के साथ कांग्रेस और अभी इंडिया गठबंधन मुसलमानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, इसके ज्यादा मजबूती के साथ कोई दूसरा दल इस भारत देश में नहीं है जो खड़ा रहेगा या आगे भी रह पाएगा। आप अभी आंकड़ा गिनाएं कि कब कैसे आप बताइए कि जिस तरीके से 2014 से लेके 2024 तक ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है, एक तरफा एक समुदाय को टारगेट जिस तरीके से किया गया है, जो भी बिल आप यहाँ पे जो लोग केंद्र सरकार में हैं वो बात क्या करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जब भी उनसे कोई बात सुनिएगा तो मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उनके पास कोई दूसरा एजेंडा नहीं बनता है। और आज ही आप देख लीजिए कि जिसको ये लोग आतंकवादी कहते हैं, जिसको तालिबानी कहते थे, आज इतिहास में, मुझे तो नहीं पता, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, कि तालिबान कभी भी इस भारत जैसे पाक देश में, इस हिंदुस्तान जैसी पाक सरजमीन पर कभी तालिबान आया था? आज उसको बुला करके उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। कल तक हमारे कोई नेता अगर पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी कह देते थे तो ये लोग क्या क्या नहीं, पूरा दुनिया, पूरी आसमान सर पे उठा लेते थे। आज इनके ही प्रधानमंत्री, आप कहते हैं इनके मतलब भारत के प्रधानमंत्री, बिल्कुल। अरे भाई, मुसलमान सिर्फ बिहार में नहीं रहता है, पूरे हिंदुस्तान में रहता है। तो जब भी ये मुसलमान की बात करते हैं, ये इतना फैलाने की ये प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है कांग्रेस की। ठीक है, मैं आ रहा हूँ प्लेयर है, अनुकृति, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे जरा जेडीयू से सवाल पूछने दीजिए। जेडीयू के लिए बड़ी ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है, इनके नेता ने खूब काम किया है, इस बात को मैं मानता हूं। इनके नेता ने, पंकज जी, इनके नेता ने 4 टिकट दिए 101 में से। नहीं, सुनिए ना, 11 दिए तो वो एक जीता भी तो नहीं ना डॉक्टर राजन, तो ये बताइए, 11 दिए तो जीता भी नहीं ना। और देखिए, आप लोग पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं जो सही देख पा रहा हूं वो मैं बोलूंगा। भाई 11 टिकट पिछली बार दिए, एक भी नहीं जीता। जमा खान को इनको उधार लेना पड़ा, जमा खान को इनको उधार लेना पड़ा।
10 सेकंड में आप ये हाँ। इतना काम किए हैं कि पटना जैसे शहर में एक अंजुमन इस्लामिया हॉल हुआ करता था, जिसमें हर तरह के, हर गरीब गुरबा, बड़ा छोटा, हर तरह के लोग उस वहां जाकर के अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों की शादी क्या करते थे। आज उसको ये ताजमहल तो बना दिए हैं, लेकिन उसका किराया क्या कर दिए हैं, 100 नहीं 200 300 गुना वहां बढ़ा करके उसको एक बिजनेस सेंटर बना करके रख दिए हैं। तो ये मुसलमान के लिए यही काम किए हैं कि जहां कल आम मुसलमान घुस सकता था, आज घुसने से वो मना कर रहे हैं। चूंकि पूछिए इनसे कि अंजुमन इस्लामिया के बारे में अगर हमारे जेडीयू के भाई को पता होगा तो इनके ताजमहल बनाने से पहले वहां क्या थी, और आज उन्होंने किस तरीके से उसका दोहन करके रखा है, उसकी किराया कितना उन्होंने कर दिया है, किस तरीके से वहां पे पैसे की चलिए बैंक उसको बना के रखा है। इसीलिए मुसलमानों का विकास जरूरी है ना, ताकि वो अंजुमन इस्लामिया में जा सके सीना तान के। उनको हमेशा महेश दास जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट। आपको लगता है कि ओवैसी फैक्टर भी है जिसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है महागठबंधन? क्योंकि अगर हम सीधा रिकॉर्ड देखें तो 32 विधानसभा है जिस पर ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 16 सीटें सीमांचल में, और अगर जहां की मुसलमान वोटर अहम है, और वो लगातार महागठबंधन पर मुस्लिमों की हकमारी की बात MIM कर रही है। आपको लग रहा है कि ये फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुसलमान के वोटों की गोलबंदी के लिए आरजेडी को ऐसा बोलना पड़ रहा है, या महागठबंधन को बोलना पड़ रहा है? अंसारी जी भी नाराज होंगे कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या करें, अभी गठबंधन धर्म से बंधे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे मुसलमान दोस्त हैं जो नाराज हैं, कहते हैं कि यार अब मुसलमान की राजनीति हाशिए पे चली गई। और भी तो समाज के लोग होंगे जिनको टिकट नहीं मिला होगा तो नाराज होंगे। भाई ऐसे मत करिए, ये डिबेट का स्तर नहीं होता है। आप बोलने दीजिए महेश दास जी, आप बोलिए। हाँ, अरे आप तो शुरू भी नहीं किए तब मैंने बोल दिया। अच्छा बोलिए। बड़ा बेचैनी है आपको, क्या करिएगा, इसीलिए आपका शोषण कर रहा है ये लोग, आप उसी में जा रहे हैं। अरे शोषण कोई नहीं कर पाएगा, भूल जाइए शोषण। अरे पर्सनल मत होइए महेश दास जी, बोलिए, नहीं तो चुनाव में कौन बोलने देगा आपको ऐसे। बोलिए। पंकज जी, हाँ, जेडीयू का शोषण कौन कर, क्या ये तरीका है बताइए? महेश दास जी प्लीज, वन एट ए टाइम बोलिए महेश जी। देखिए पंकज जी, लोकतंत्र है, ओबीसी भी लड़ सकते हैं, आरजेडी भी लड़ सकता है, कांग्रेस भी लड़ सकती है, बीजेपी भी लड़ सकती है, जेडीयू भी लड़ सकती है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। आप तो देखे होंगे कि MIM का 4 विधायक जो था वो तो आरजेडी तोड़ के ले गया, आरजेडी तोड़ लिया उसको। कहीं ना कहीं ये सवाल तो है कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट, मेजर वोट जहां जाता है, उसके लिए ये कभी खड़ा रहे हैं क्या? ये उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए कभी भी कोई रोड मैप दिए हैं क्या? लेकिन नीतीश कुमार जी जब से बिहार में सत्ता संभाले हैं, 1989 में कांग्रेस काल में जब भागलपुर दंगा हुआ, उस भागलपुर पीड़ितों को, मुस्लिम समुदाय के पीड़ितों को 2005 के बाद उनको न्याय मिला है, अनुदान की राशि भी मिल रही है। ये नीतीश कुमार जी का न्याय है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। मुस्लिम कम्युनिटी का कितना बजट था अल्पसंख्यक मंत्रालय का, बता दीजिए हमको। 300 गुना बढ़ाकर 1000 से अधिक कर दिया गया है। ये नीतीश कुमार जी का मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति है। भाई साहब अंजुमन इस्लामिया हॉल की बात कर रहे थे, मदरसा की बात कर रहे थे। बताइए कि आज के समय में मदरसा में उर्दू शिक्षक की बहाली हो, या उस शिक्षकों का वेतन कितना मिलता है पता है आपको? बीपीएससी रैंक का शिक्षक को जितना मिलता है उतना उसको भी दिया जाता है। ये नीतीश कुमार जी ने किया आपके सशक्तिकरण के लिए। आप जिसके साथ हैं वो आपके लिए क्या किया है? आप बताइए ना कि राष्ट्रीय जनता दल अभी तो वक्फ कानून पे कह रहा है कि हम रद्दी में फेंक देंगे, लेकिन वही जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 20 साल से सत्ता में थे, उसका रोड मैप तो बताइए कि वो 20 सालों में आपने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया? ये राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। महेश दास जी ये एक भी हिंदू मुस्लिम का कोई नहीं, चलिए ये मान लिया, लेकिन आप भी डिमोटिवेटेड है ना, आप भी दंगा नहीं हुआ, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। यही हमारा स्तर यही है कि अगर दंगा नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं हो रहे, इसी में हमको खुश हो जाना चाहिए। ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है ना मुसलमानों की जो नहीं। देखिए अनुकृति
अनुकृति सीधा मुद्दा पे आते हैं, सीधा मुद्दा पे आते हैं। देखिए सीधा पॉलिसी चला है और उससे सशक्तिकरण आ रहा है। इन लोगों के जैसा हम लोगों ने कभी ठगा नहीं है किसी भी कम्युनिटी नहीं, चलिए मान लिया महेश दास जी, महेश जी मान लिया आपकी बात। अरे जेडीयू वाले नॉन स्टॉप हो जाते हैं बिल्कुल। अरे आप ही लोग की सरकार है महाराज। अनुकृति सीधा मुद्दे पे आते हैं। 2020 में AIMIM 20 सीटों पर लड़ा और इसमें 14 सीटें सीमांचल की थी और 14 में से 5 सीटें अमौर, बहादुरगंज, बायसी, कोचाधामन, जोकीहाट में ओवैसी की जीत हुई और 2015 में इन सीटों पर महागठबंधन जीता था और कई सीट पर MIM ने इनको हरा दिया था। अब देखिए 68% आबादी वाले किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीट पर 2 MIM जीता, 2 पर महागठबंधन जीता, जबकि 2015 में ये चारों सीटें महागठबंधन के पास थी। आपको नहीं लगता रियल कॉज ऑफ वरी ये है? क्योंकि जब ओवैसी कह रहे हैं कि देखो हम इनके साथ जुड़ करके बीजेपी को हराना चाहते थे, हम भी वक्फ का विरोध कर रहे थे, हम भी उन तमाम मुद्दों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जब हम साथ मिलकर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो इन लोगों ने हमें साथ नहीं लिया। और यही बात कई बार हमारे साथ बैठ करके MIM के प्रवक्ता ने भी इसी तरह की बात की है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अब चूंकि चुनाव उफान पर है, 6 तारीख को पहला चरण है, 11 तारीख को दूसरा चरण है, तो आपको लगता है कि जो सीमांचल मजबूत गढ़ रहा है आरजेडी का, आरजेडी वरीड इसलिए है कि भाई अगर मुसलमान के वोटों का बंटवारा हुआ, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन चाहती है कि जबरदस्त तरीके से गोलबंदी हो, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हो, जो कि आप कर सकती हैं, MIM कर सकता है, और इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए वो लोग स्टेटमेंट इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि चावल दाल नहीं दे पाए तो प्रोटीन बार देकर भूखों को कुछ तो खिलाना है ना। ये बहुत निर्दयी बात है, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जब उन लोग 15 साल तक MY की राजनीति करते रहे, अभी सत्ता पक्ष पिछले 20 साल से है, लेकिन मुसलमानों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे क्या हाल है हम सब जान रहे हैं। जनसुराज आके लगातार ये बोल रहा है कि जितनी जिसकी जनसंख्या है उसी हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलेगा, और हमने एक्चुअली 40 लोगों को सीटें कैंडिडेट बना के दिखा दिया। अब आप देखिए सीमांचल में हमारे एक हैं उम्मीदवार डॉक्टर गाजी शरीफ, अब उनके जितना टैलेंटेड, उनके जितना बढ़िया डॉक्टर, उनके जितना पॉपुलर डॉक्टर बहुत कम है और कोई दागदार बात नहीं है उनमें। वो खड़े होंगे जिसके भी खिलाफ। अब जनता के हाथ में है, मुसलमान जनता हो चाहे हिंदू जनता हो, उनके हाथ में है कि उनको कैसी छवि वाले नेता चाहिए। हम लोग की जो राजनीति है ना, मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ सबको कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमने कैंडिडेट्स भले ही खड़ा किए हैं, लेकिन जो हम लोग का थीम है वो ये है कि जो भी बिहार को प्रायोरिटाइज करे, अपने लिए चुनाव ना लड़े लेकिन बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए चुनाव लड़े, वो हमारा कैंडिडेट है। हम बार बार इस बात को अपनी तरफ मोड़ रहे हैं ये बोल बोल के कि देखिए ये मैथ, ये समीकरण, ये MIM ने कितना लिया, उनसे टूट के RJD में कौन चला गया, ये सब इन लोग करते रहे। इस पे जनसुराज कमेंट नहीं करेंगे, हम लोग टिप्पणी नहीं देंगे। हम लोग का काम है, जैसे भागलपुर के दंगों की बात हो रही थी, भागलपुर के दंगों के वक्त एक वकील साहब थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसलमानों के केस लड़े, और मतलब मैं ये बोलना जरूरी नहीं समझती कि वकील साहब खुद हिंदू हैं, और उनको वहां से दिया गया है टिकट। तो ये आप एक थीम देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न है कि जो जैसे प्रोफेसर KC सिन्हा हो गए हमारे, उसी तरह से जो विकास प्रायोरिटाइज कर रहा है बिहार का, जो एजुकेटेड है, जो जनता में सच में प्रशासन लेकर आएगा ईमानदारी का, वो हम लोग की प्राथमिकता है। बाकी ये कौन सीमांचल में जीत रहा है, क्या है, ये हम नहीं। चलिए आपकी प्राथमिकता है, लेकिन आपको वोट कटुआ समझ रहे हैं ना डॉक्टर राजन और नदीम अख्तर अंसारी जी, आपको यही समझ रहे हैं कि आप वोट कटुआ हैं, और मंगल ग्रह से तो वोटर आएगा नहीं। ठीक है, और इसलिए वोट बर्बाद हो जाएगा। हमारा होगा डॉक्टर राजन की बात करेंगे, डॉक्टर राजन से तो मैं मुखातिब
मैं मुखातिब ही नहीं होना चाहूंगी। इन्होंने पहला वर्ड ही यूज किया कि इनकी हैसियत क्या है। तो ऐसे लोगों की जो भाषा है ना, इनकी मानसिकता दिखाती है। आप और ये सारे मुसलमान हिंदू सब समझ रहे हैं, 11 कैंडिडेट का नॉमिनेशन नहीं कर पाए। देखिए आरजेडी वालों से तो हम लोगों को देखिए, आप तो जंगल राज बीजेपी से के के बड़ा सपोर्ट हुआ में इंसान बी आप टीम क्या की तरह हमसे काज बात कर कर रहे रही हैं? हैं। 90s की लड़की भाई हूं मैं, जहां 90s बीजेपी की को लड़की लॉस हूं। हो रहा था वहां से और अपना हम कैंडिडेट लोगों निकाल को लिया घर से स्कूल ये से तो घर बिहार और कुछ पूरा बिहार अलाउड ने नहीं था। देखा है कि हमारी तो जहां पूरी जहां की से पूरी आपका कैंडिडेट पूरी बीजेपी को हार कर अपब्रिंगिंग रहा था, आप लोगों के आपने कारण वहां से खराब हुई कैंडिडेट ही है। नहीं दिया, डॉक्टर राजन, नॉमिनेशन ही अपने फाइल पीछे नहीं किया। किताब रखकर आप भले ही आ तो जाए कैमरा पे, पर वो पढ़ाई तो लिखाई कुछ जानता नहीं है है। आरजेडी में। तेजस्वी बोलता है कि मैं जब सीएम आपको बनूंगा बोलने तो की जरूरत नहीं हर है। घर में ये सरकारी बिहार नौकरी दूंगा। देख रहा है प्रशांत किशोर 16 पांडे लाख किस तरह से करोड़ टिकट वितरण कहां किया से है, लाएंगे बताइए? कहां कहां किन नहीं कैंडिडेट को खड़ा किया है, उसका पूरे देखिए सर्वे राजन है जी, मेरे पास आप भी। अपनी पार्टी को आप देखिए और बीजेपी देखिए को कितना जिताने के लिए बेवकूफ क्या बना क्या रहे हैं, कर रहे हैं बिहार में। कितना बेवकूफ बना मैं रहे हैं। ये उस पुरानी पर नहीं स्क्रिप्ट जा हो रहा गई, हूं। ये पुरानी हाँ, स्क्रिप्ट हो गई। ये जो है ना, आपके पुरानी पास स्क्रिप्ट तथ्य हो कुछ गई। है नहीं। चलिए, बी अच्छा, टीम सी टीम जो है ना, ये ठीक सब है, हो गया, दुनिया वो समझ चुकी ठीक है, ठीक है। पर अंसारी साहब ये बताइए, 2020 में 76% मुसलमानों ने वोट किया था महागठबंधन के लिए। वो आपको अब लग रहा है कि उसमें सेंधमारी ये दो पार्टियां कर सकती हैं? पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप इसलिए आपके नेता दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है आपको? देखिए, हमको कभी भी इस बात का डर और इस बात को लेकर कभी नहीं चलते कि सेंधमारी कहाँ क्या होगी। अभी ओवैसी जी की पार्टी के यहाँ लोग नहीं हैं। आप कहें कि उनके 4 लोग जीत करके आए, वो 4 लोगों ने ओवैसी जी को समझ लिया, तो उन्होंने तुरंत समझा कि अब हमको इंडिया गठबंधन के साथ जाने पे ही मेरी भलाई है, तो वो लोग चले गए। अभी हमारे जेडीयू के साथी बार बार कह रहे थे, भागलपुर और बाकी दंगा, वो जिस पार्टी के साथ बैठे हैं वो खुलेआम मुसलमानों को, उनके हर एक नेता बिहार में गिरिराज सिंह से ले लीजिए, कौन कौन लोग क्या क्या बातें खुलेआम मुसलमानों को धमकी नीतीश जी देते के हैं। राज में दंगे नहीं हुए। नीतीश जी के राज में दंगे नहीं हुए। भागलपुर का नहीं, दंगा तो तब हुआ था जब कांग्रेस का शासन था। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि नीतीश जी ने किया क्या, नीतीश जी ने किया क्या कि दंगाई बलवाई पार्टी के साथ ही गठबंधन कर लिया ना। दंगाई बलवाई के साथ ही गठबंधन हो जाएगा, दंगा कहाँ से होगा भाई? हाँ, नॉर्मल सी बात है कि जब दंगाई बलवाई हमारी गोदे बैठ जाएंगे, दंगा कौन करेगा? ये दंगा नहीं हो सकता है। अब ये बात कर रहे हैं बाकी चीजों को, इनको याद दिला दें कि गोधरा कांड इनको याद होगा, गोधरा कांड के बाद क्या क्या हुआ इनको याद होगा। और अभी मैं रिसेंट आपको बता रहा हूं, जब प्रधानमंत्री जी महिलाओं की बात करते हैं, बिल्किस बानो, सबको याद होगा इस पैनल में जो भी हमारे वरिष्ठ साथी बैठे हैं, उन्हीं के बलात्कारियों को इन्हीं के भाजपा के लोगों ने जब उसको छोड़ा गया तो माला पहना पहना के उसका वेलकम किया गया, उसका स्वागत किया गया, खैर मकदम किया गया। तो ये जो बात दूसरे की तरफ कहते हैं, आज अगर 2014 में खासकर अगर बात की जाए तो उसके बाद अगर मुसलमानों के ऊपर ये भाजपा अगर कुछ कर पा रही है तो उसका सहारा उसकी बैसाखी जेडीयू है। अगर जेडीयू केंद्र में मोदी जी को सपोर्ट नहीं करती तो मैं वादे के साथ, और पूरा जानता है कि मोदी जी कभी वापस नहीं आते केंद्र में, तो इसलिए नहीं, आप खुद शोषण कर रहे हैं। आप शोषण करने वाले के साथ बैठ करके सिर्फ कुर्सी का मजा आप लेना चाहते हैं, सिर्फ आप कुर्सी का मजा लेना चाहते हैं, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप अरे आप जो लोग आपके मुख्यमंत्री के डीएनए के ऊपर सवाल किए, आप लोग डीएनए और नाखून और बाल और सिग्नेचर करके भेजा करते थे, उनके साथ हम जब समझौता कर सकते हैं तो मुसलमान और बाकी लोग दूसरी जगह की बात है। आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको ऐसी बात करने का कोई औचित अधिकार नहीं है, आप नहीं कर सकते ऐसी बातें, क्योंकि आप उन्हीं के गोद में नहीं, पर अंसारी साहब कई सवाल तो आप पे भी है ना। शंकर सिंह बाघेला उधर थे तो बुरे थे और आपके तरफ आए तो सेकुलर हो गए। बताइए, ऐसा है कि नहीं? शंकर सिंह बाघेला 2001 में दंगा हुआ 2 में, तो किधर थे शंकर सिंह बाघेला? देखिए लोग आते और जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो एक खुलेआम वॉशिंग मशीन इनके पार्टनर ने लगा के रखी हुई है, जिसको ये कहते हैं चक्की पीस खत्म हो गया और सीधा वॉशिंग मशीन में घुसिंग एंड निकलिंग वाला कहानी इनके पास आ गया। असम के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री कहते थे वाटर घोटाला, अब कहाँ गया? आप बंगाल की बात कीजिए, शुभेंदु जी को क्या कहते थे, और शुभेंदु जी जब आ गए इनके साथ तो बिल्कुल सही हो गई। देखिए मैं
मैं मोटे तौर पे आपको इतनी बात बता दूं, तो आप चले जाइएगा देश में। अरे आप कहाँ जाइएगा? देखिए, वास्तविकता को आप छुपा नहीं सकते हैं, वास्तविकता को आप छुपा नहीं सकते हैं। आपने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ वोट बैंक बना करके रखा है। आप सिर्फ यहाँ टीवी पे बैठ के डिफेंड कर सकते हैं, इसके अलावा आपके अरे हमने हिंदुस्तान को आजाद कराया है, हमने इस हिंदुस्तान को आजाद कराया है और हम बहुत कुछ किया है और कर सकते हैं और करेंगे। आप सिर्फ टीवी के ऊपर आकर के डिफेंड करते हैं। आपके पास एक नेता नहीं बनता है जिसको चलिए मैं डॉक्टर राजन लंबे समय से मैं इतना ही कहूंगा, इसके बाद अब मुझे नहीं मौका दे कोई बात, मैं इतना ही कहूंगा कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं सब, किसी का जाति मकान नहीं है। तो नहीं समझिए कि 14 के बाद आप नहीं बदलिएगा। आपको ये जनता जिस तरीके से 65 साल केंद्र में और बिहार में तो भाजपा आज तक आई ही नहीं है, तो इसलिए इसके लिए इत्मीनान से रहें। इस देश और बिहार की जनता समझदार है, इनको जगह पहुंचा देगी जहां इनको जाना चाहिए। कभी नहीं नीतीश, कभी नहीं। आप लिखित लाइए, मैं चैलेंज करता हूं कि नीतीश जी इस राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। 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 नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नीतीश जी नहीं बन रहे हैं। आप 14 के बाद हमसे बात कर लीजिएगा। चिंता मत करिए ना। अरे चिंता चिंतन आप कीजिए, मैं सब कुछ करके मेरा यहाँ फाइनल है। आप चिंता चिंतन चलिए चिंता चिंतन जिम्मेदारी आपको दे दिया है। ठीक है, हम लोग रिलैक्स हैं। ठीक है, चलिए डॉक्टर राजन, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मुझे लग रहा है लंबे समय से मुस्कुरा रहे हैं। आरजेडी सफल हो गई है जिस मंशा से आरजेडी ने ये बात कही है। आप बताइए। आपने अनम्यूट कर लिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। आपने म्यूट कर लिया। हाँ, मैं कह रहा था कि बिहार के सबसे बड़ी पार्टी को आप अपने प्लेटफॉर्म पर सबसे कम जगह दे रहे हैं। नहीं, आप प्लीज बोलिए, बोलिए। जी, उस पार्टी को आप ज्यादा समय दे रहे हैं। आपके सहयोगी सबसे ज्यादा बोले, जो आपके सहयोगी सबसे ज्यादा बोले, जिनको आप 40 से कम सीट दे रहे थे, फिर आपको 61 देना पड़ा। तो हम भी उनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। वो देश नहीं, आप बोलने दीजिए। देखिए, इनकी नाराजगी जायज है। नहीं, डॉक्टर राजन बोलिए। देखिए पंकज जी, सवाल यह है कि देखिए, जिस तरह से बीजेपी अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कार्य करती है और राजनीतिक ध्रुवीकरण करती है, उसका लाभ उसे मिलता है। अब जेडीयू उसी राह पर है। जेडीयू ने अपने आप को लगभग समझिए कि वो विलय कर चुका है। उनके सिद्धांतकी से वो एकदम सिद्धांतकी से मिल गया है। इसका एक सशक्त उदाहरण जो है, उनको चुप कराइए भाई, बहुत महेश जी प्लीज बोलने दीजिए। आपको फिर आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। हाँ, बोलिए। जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण करती है बीजेपी, और पूरा देश जानता है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का लाभ उसे मिलता है, इसीलिए वह अपने पैटर्न को बनाए रखना चाहता है। इसलिए आप देखते हैं कि तमाम अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो नियम कानून बनाए गए, सब में ये राजनीतिक लाभ जुड़ा हुआ है और उसका एक बड़ा सहयोगी दल जेडीयू बन गया है, जो अपनी जो आइडेंटिटी थी, अपनी पहचान थी, सोशल जस्टिस की अपनी पहचान, अल्पसंख्यकों से थोड़े जो जुड़ी हुई बातें थी, वो सब खो चुका है, अब विलीन हो चुका है। उसकी कोई सिद्धांत की नहीं बची है। एक खास वर्ग जो जेडीयू में है, वह तो वह परिभाषित ही नहीं है कि वह अल्पसंख्यकों के सपोर्ट में क्या करने जा रहा है। इसका सशक्त उदाहरण, फिर बोलने लगे बीच में। अरे आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? महेश जी रैप अप करने वाले, इनको बोलने दीजिए। आपके पास आ रहा हूं, आप जवाब दीजिएगा, जनता सुनेगी। बस 1 मिनट में खत्म करिए डॉक्टर। ठीक, महेश जी लगते हैं। हाँ, अरे 2025 से 30 आप ही कह रहे हैं, फिर से नीतीश क्यों नाराज हो रहे हैं? बोलने दीजिए। सुन लीजिए, 2005 में एनडीए ने मुख्यमंत्री घोषित किया, 2010 में किया, 20 में किया, 25 में गायब है, नहीं करेंगे। ये तो पूरा देश देख रहा है ना। फिर भी ये बबेला बंद है कि नीतीश कुमार, अरे आपके सहयोगी ही मुख्यमंत्री पद से भावी मुख्यमंत्री नहीं बना रहा है।
आप अपने पार्टी से तो पहले लड़के बनाइए। चलिए किसी को किसी को लेकिन बनाने की जरूरत ये नहीं है। अल्पसंख्यक की बात करने वाले ये छद्म है, ये पार्टी के सीट बंटवारे में यह साफ दिखता है। हमने तो 19 सीट दिया और कह रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बनी तो और भी हम उप मुख्यमंत्री बनाए, उसमें भागीदारी होगी। चलिए और टिकट बंटवारे में 19 टिकट दिए। नहीं, पर हम भी डॉक्टर राजन एक बात कह दे रहे हैं कि सरकार बनाने के लिए आपको जरूरत नीतीश जी की पड़ी तो आप सबसे पहले उनको सीएम पद का ऑफर एक बार फिर करिएगा, जैसे पहले आप करते रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, नीतीश जी पे आप जितना कुछ भी बोल रहे हैं, ये इस बात आते हैं, कहते हैं हमारी पार्टी को तोड़ रहा है, बचा नहीं ठीक है, वही आते हैं, पर आप उनको सीएम बनाते ना। महेश जी जल्दी से जवाब दीजिए, महेश जी जवाब दीजिए जल्दी से खत्म करके ही रहेंगे। महेश जी जवाब दीजिए, 1 मिनट। लोगों को चीज का पता हो गया है, वो कम्युनिटी भी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि आप बात तो करते हैं कि हिस्सेदारी देंगे, लेकिन आप हिस्सेदारी क्या दे रहे हैं, ये उस कम्युनिटी के अंदर जागृति हो गई है और वो खुद सवाल कर रहा है। तो इन लोगों को और इनके नेताओं को मजबूरी में आकर कहना पड़ रहा है कि हम डाइवर्ट करना चाह रहा है उस मुद्दे से कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप बताइए ना, कितना महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है पंकज भाई कि नहीं ये ज्यादा पढ़ लिख लिए, इसीलिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं महेश जी। कम पढ़ा लिखा लोग इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता। संसद से बना हुआ कानून ये कहते हैं कि हमारी सरकार राज्य में चलिए मजाक वाली बात है। सर्टिफिकेट का पता नहीं खेल से लेके राज्य। चलिए मुझे लगता है ये गर्माहट बरकरार रहेगी जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता। कई तरह के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तमाम तरह की पार्टियों से आती रहेंगी, जिसका जमीन पर उतारने से कोई संबंध नहीं होगा। आज तेजस्वी जी ने बोला, कल कोई और नेता बोलेंगे, परसों कोई और नेता बोलेंगे, और हर पार्टी लोगों को अपने पक्ष में ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में बहुत सारा ऐसा बयान चुनाव के दरमियान देती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा वोट पा सकें। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनीतिक पार्टी को और खास तौर पर उनके बड़े नेता को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, चुनाव में आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की बात में डॉक्टर राजन, महेश दास जी, अनुकृति जैन और नदीम अख्तर अंसारी जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।